उत्तिष्ठ भारतः माँ भारती आपके सभी सपनों को पूर्ण करें। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने देखा था कि पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व थे और उसी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कल किन किन बातों की बात हुई थी। सबसे पहले हम लोग पोषण कौन से जीव करते हैं तो उसके बारे में देखे थे। दो चीज़ें थी, सजीव और निर्जीव। सजीव तथा निर्जीव की बात हुई थी कल। तो सजीव जो थे वो पोषण कर रहे थे, निर्जीव पोषण नहीं कर रहे थे। सजीव में पेड़ पौधे और जंतु शामिल थे। पोषण जो विधि है उसको संपादित करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी थी, जिसमें अगर पेड़ पौधों की बात की जाए तो उनके पोषण के लिए उनकी पत्तियां जिम्मेदार हो रही थी और पत्तियों के साथ साथ CO2, H2O और HNU मतलब प्रकाश ज़रूरी था। तो CO2, H2O और HNU ये प्रकाश में जो एनर्जी होती है उसे ही बोलते हैं HNU। वहीं अगर किसी जंतु की बात करें तो जंतु में जो पोषण था उसमें भोजन में जो भी चीज़ें जंतु लेते हैं उनमें क्या क्या होता है। तो पहला कार्बोहाइड्रेट देखे थे हम लोग। पहला देखे थे कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सेकेंड में देखे थे प्रोटीन। तीसरे में हम लोग देखे थे विटामिन्स होती हैं। उसके बाद फैट होता है और मिनरल। इनको हिंदी में कहें तो कार्बोहाइड्रेट ही कहलाता है, प्रोटीन भी प्रोटीन ही कहलाता है और विटामिन ही कहलाता है। वहीं फैट की बात करें तो फैट को हम लोग क्या कहते हैं, वसा। और मिनरल को खनिज के नाम से जानते हैं, खनिज लवण। तो ये पोषण के अंतर्गत जो कंपोनेंट थे ये थे। हम लोग दुनिया का चाहे कोई भी खाना खाएं उसमें ये पांचों के मिलने की उम्मीद होती है और इसी से शरीर का भरण पोषण होता है। आज हम लोग देखेंगे कि एक्टिविटी में कैसे मंड का परीक्षण किया जाए। मंड को इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं। तो किसी चीज़ में स्टार्च है कि नहीं, उसकी उपस्थिति कैसे पता की जाए उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने सिंपली देखा होगा कि जो आलू होता है, आलू यानी पोटैटो, जब उसको काट के छोड़ देते हैं कुछ देर के बाद उस पर पीले कलर की परत जमने लगती है, यानी उसका कलर पीला होने लगता है। पीला या ब्लू कह सकते हैं आप लोग, ब्लू होने लगता है, नीला पड़ने लगता है और वहीं पत्तियां जो होती है पीली पड़ने लगती हैं। तो ये पहचान होता है स्टार्च का। तो चलिए इस एक्टिविटी में हम लोग देखते हैं। क्रियाकलाप 6.1 है। गमले में लगा एक सबलित पत्ती वाला पौधा लीजिए। उदाहरण के लिए मनी प्लांट हो सकता है या क्रोटन का पौधा हो सकता है। वो पौधे को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखना है। जब उसका संपूर्ण मंड जो हो वो प्रयुक्त हो जाए, यानी प्रयुक्त होना मतलब कंज्यूम हो जाए,
अब क्या करना है, अब पौधे को 6 घंटे के लिए सूर्य में रख दीजिए। तो उसको अब 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखना है। पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए, इसमें हरे भाग को अंकित करिए। तो जहाँ जहाँ हरा भाग होगा उसको किसी मार्कर से मार्क कर दीजिए और उन्हें एक कागज़ पर ट्रेस कीजिए, यानी उसकी आकृति, यानी उसके जो परसेप्शन होते हैं जिसको हम लोग कार्बन कॉपी कहते हैं, वैसा बना लीजिए एक वाइट पेज पे। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए। उसके बाद पानी लेना है एक गमले में, उसमें पानी बॉयल करना है, फिर उसमें ये डाल देना है पत्ती। इसके बाद इसे एल्कोहल से भरे बीकर में डुबा दीजिए। एल्कोहल हम लोग जानते हैं जो जैसे C2H5OH है या C3H8OH है या CH4OH है, ये सभी क्या है, एल्कोहल है। अगर CH4OH है तो इसको बोलते हैं मेथेनॉल। ये होता है मेथेनॉल, जो पीने पे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, ये जहरीला होता है। वहीं C3H8 और C2H5OH जो है ये पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एल्कोहल लेना है और उसमें इस पत्ते को डाल देना है। फिर इस बीकर को सावधानी से जल ऊष्मक में रखकर गर्म करिए और जब तक गर्म करना है जब तक एल्कोहल उबलने न लगे। तो हल्की आंच दिखानी है इसको और जब एल्कोहल उबलने लगे वहाँ तक इसको गर्म करना है और ऑब्जर्व करना है अब कि पत्ती के रंग का क्या होता है। और वो जो बिलियन है, बिलियन यानी जो हम लोग का एल्कोहल है उसके साथ क्या होता है, इन बातों को नोटिस करनी है। अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल देना है। तो आयोडीन सॉल्यूशन लेना है आप लोगों को और उसमें इसको छोड़ देना है। फिर आप देखेंगे कि इसके साथ क्या होता है। पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो देना है और धोना किससे है, नॉर्मल पानी से। पत्ती का रंग अवलोकन कीजिए और प्रारंभ में पत्ती का जो ट्रेस किया था उस पे इसको फिर से प्लेस करना है और ऑब्जर्व करना है कि पहले से इसमें क्या अंतर आया है। पत्ती के विभिन्न भागों की जो मंड की उपस्थिति वाली होगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ दो आकृति दी गई है, इन दोनों आकृति में हम लोग देखेंगे कि इसमें कलर का अंतर आया है। पहले ये ग्रीन कलर का था, अब क्या हो गया है, ब्लू कलर का हो गया है। तो यही परिवर्तन क्या है, बता रहा है कि इसमें स्टार्च मौजूद है। अब हम लोग यहाँ पे अगला देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग के सामने दो चित्र हैं, एक ओपन वाला रंध्र और एक बंद रंध्र है। ये दोनों जो हैं ग्रीन पिगमेंट है, यानी क्लोरोफिल है। ये इसमें बीच वाला जो हिस्सा होता है वो होता है रंध्र छिद्र और बाहर के जो हिस्से होते हैं वे कहलाते हैं रंध्र कोशिकाएं। तो हम अध्ययन करते हैं कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए पौधे किस प्रकार अपने पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, उसके किस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कक्षा 9 में हमने देखा था कि कैसे ये छिद्र वर्किंग करते थे।
अब यहाँ चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश जो आदान प्रदान होता है इन्हीं जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हीं से होता है। लेकिन यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों तथा सतह से भी होता है। तो उन सतहों से भी आदान प्रदान होता है किसका? बोलिए, गैसों का। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है और तब जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जब CO2 की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे लॉसेस ऑफ वाटर भी होता है। और इसी के लिए जो है मरुस्थल वाले इलाके में पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है जिससे कि लॉसेस ऑफ वाटर जो है कम से कम मात्रा में हो। तो यहाँ देखते हैं कि इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेता है, इन रंध्र छिद्रों को बंद कर लेता है। और छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। जैसे हम लोग की पलकें, आँख की पलकें झपकती हैं, उसमें सोने की अवस्था में हम लोग की आँख की पलकें झपक जाती हैं और आँख बंद हो जाता है। वैसे ही जब यूजेज नहीं हो इनका तो ये अपने आप को बंद कर लेती हैं। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। यहाँ एक प्रायोगिक व्यवस्था है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो KOH जो होता है उसकी बात की जा रही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात की जा रही है तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना वाले स्थिति की। तो एक जार से ढका हुआ पौधा है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाच ग्लास में रखा हुआ है जबकि इसमें नहीं रखा हुआ है। अब इसका क्या फ़र्क पड़ता है तो समझते हैं। क्रियाकलाप 6.2 है। लगभग समान आकार के गमले में लगे 2 पौधे लेने हैं, जो ऊपर हम लोग अभी देखे हैं, ये वही पौधे हैं। 3 दिन तक अंधेरे कमरे में इन दोनों पौधों को रखना है। अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिकाएँ पर रख देना है, यानी ऊपर से ऐसे ढक्कन वाला जो ग्लास होता है उससे उसका ढक्कन हटा करके उल्टी दिशा में खड़ी करके इसको ढक देना है। एक पौधे के पास वाच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH रखना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। तो जो KOH है ये CO2 से अभिक्रिया कर जाता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एक रिएक्शन बना करके इसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो इसलिए इस बीकर के अंदर क्या रखा है? KOH रखा हुआ है। चित्र संख्या 6.4 के अनुसार दोनों पौधों को अलग अलग बेजार से ढकना है, जो ढक दिया गया है। जार के तले को सील कर देनी है और कांच की पट्टिकाओं पर वैसलीन लगा देते हैं। इससे प्रयोग जो है वायुरोधी हो जाएगी, यानी इससे ना तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा और ना बाहर आएगा। वायुरोधी यानी इसमें ना तो वायु अंदर जाएगी और ना ही वायु बाहर आएगी।
ऐसा कर देना है। यहाँ सील लगा देनी है जिससे वायु का आदान प्रदान स्टॉप हो जाए, यहाँ वायु जो है वो आना जाना अंदर बंद हो जाए। तो ऐसा करना है। लगभग 2 घंटों के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश में रख देना है। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़ना है और उपयुक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मंड की उपस्थिति की जांच करनी है। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति को दर्शाती हैं और इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उपरोक्त 2 क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिसमें प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो वो चीज़ देखते हैं यहाँ पे। अब हम चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे अभी हम लोग देखे हैं यहाँ पे स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। तो अगर ये कोई पौधा है, तो H2O की प्राप्ति कहाँ से होगी? इसके जड़ से। H2O जड़ से आएगा, यानी जल जमीन से आएगा। ऐसे याद रख सकते हैं, जल से जमीन, ज से जल, ज से जमीन। उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे जैसे ये पदार्थ हैं, वे भी मिट्टी से लिए जाते हैं, क्योंकि जितने भी धात्विक या अधात्विक पदार्थ होते हैं वो ज़मीन से ही तो निकाले जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। जैसे पल्सेस जो होती हैं, दालें होती हैं, तो दालों से हम लोगों को प्रोटीन मिलता है और ये दालों में नाइट्रोबैक्टीरिया होता है। तो नाइट्रोबैक्टीरिया जो होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होता है और यही प्रोटीन बनने में सहायक होती है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है नाइट्रोजन का, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनना आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि कैसे एक पौधा डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट का इस्तेमाल करके अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। अब हम देखेंगे विषमपोषी पोषण क्या होता है। तो प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित हैं। अनुकूलित मतलब होता है एडॉप्टेशन करने वाला चीज़। जैसे अगर गर्मी का दिन आया, हम लोग अपने आप को एडॉप्ट उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठंड का दिन आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को ढाल लेते हैं ठंड में। तो वैसे ही प्रत्येक जीव जो है इस धरती पे, वे अपने आप को ऐसा बनाया है जो वातावरण के अनुसार ढल जाए। भोजन के लिए और भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि जो होती है विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है, अचल मतलब जैसे घास जो है, या तो गतिशील किसको होना पड़ेगा? हिरण को, क्योंकि घास एक जगह स्थिर है और यहाँ पे जंतु को जाकर के ही चरना पड़ेगा जब तक वो जंतु क्या है, पालतू नहीं हो। क्योंकि पालतू जानवरों के लिए लोग चारा काट करके खिला देते हैं, लेकिन जब तक वो पालतू नहीं है तो उन्हें चारा कौन देगा? उन्हें खुद जा कर के ज़मीन से घास ग्रेजिंग करना पड़ेगा, चरना पड़ेगा। जैसे हिरण दोनों प्रकार के भोजन का अधिगम का तरीका भिन्न भिन्न है तथा गाय व शेर के लिए पोषक
के उपकरण का उपयोग करते हैं। तो जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियाँ हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, तब उनका अवशोषण करते हैं, जैसे फफूंदी, ईस्ट या मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। ये जो जीव हैं ये संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं और उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। तो जीव द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तो किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए ये उसके पाचन विधि या उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है। जैसे हमें कोई लोहा खाने को दे दे या लकड़ी खाने को दे दे तो हम वो नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी पाचन की जो लिमिट है वो लोहा पचाने की नहीं है, तो हम लोग नहीं खा सकते हैं। वैसे ही ये जीव जंतु हैं। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जीव जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे या उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषक युक्ति अमरबेल में होती है। अमरबेल क्या होता है? तो एक ऐसा पौधा होता है जो अपना भोजन मृत जीव से करता है। जैसे क्या होता है कि एक पौधा है जिसकी पत्तियां ऐसे होती हैं, अगर इसके अंदर कोई बैक्टीरिया आकर के या कीट आकर बैठ जाता है तो ये अपने आप को बंद कर लेती है और कीट इसमें मर जाता है। तो इसी को कहा जाता है कि ये अमरबेल जो है पैरासाइटिक नेचर का होता है। किलनी जो होती है सर में, जू होता है, लीच होती है, फीता कृमि है, ये सभी जो है इन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अमीबा का पोषण है, जो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक केंद्र, अमीबा का ये केंद्र है और बाहर कुछ खाद्य पदार्थ हैं। तो अमीबा क्या करता है? अपने स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करता है, यानी इसकी जो इमेजिनरी हैंड होते हैं, यानी अवास्तविक हाथ होता है जो दिखता नहीं है, उसके इस्तेमाल से इसको कैच करता है, फिर उसके आसपास अपने आप को ढाल लेता है और सेंटर के पास लेके चला जाता है, या ऐसा कहें कि ऐसा ढालता है कि सेंटर ही इसके पास रिसाइड करने लगे और इस तरह से ये उस भोज्य पदार्थ को पचा लेता है। तो ये अमीबा का भोजन है करने का तरीका। अब हम देखते हैं जीव अपना भोजन कैसे करते हैं। तो क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण तरह से क्या है, एक जगह से लिया जाता है, तो एक सतह से लिया जाता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य वाले अंग भी विशिष्ट हो जाते हैं। तो उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ अमीबा को देख सकते हैं कि अमीबा में कैसे स्यूडोपोडिया के द्वारा खाना को लिया जा रहा था और अंत में क्या होता है, जब वो बचा हुआ अपच पदार्थ होता है वो कोशिका से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है और इसकी कोशिका एक निश्चित आकार की होती है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक जो पक्षियाभ होते हैं उसकी सहायता से पहुंचता है, जो कोशिका को वो पूरी तरह से ढके होते हैं। अब मनुष्यों में पोषण कैसे होता है इस बात को हम लोग समझते हैं। तो मनुष्य में पोषण कैसे होता है इस बात को हम लोग कल शुरू करेंगे।